बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने किया था कि औद्योगिक क्रांति से किस-किस क्षेत्र के अंदर कौन-कौन से परिवर्तन आए, संचार के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, परिवहन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। अब हम जो छोटा-सा टॉपिक एक बचा हुआ है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या-क्या निकले, उन परिणामों के बारे में बात करते हैं। तो औद्योगिक क्रांति को हम मुख्य रूप से 4 परिणामों में बाँट सकते हैं, जिसके अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक परिणाम। पहले हम बात करते हैं आर्थिक परिणामों की, यानी आर्थिक क्षेत्र के अंदर क्या-क्या परिवर्तन आया। बच्चों, औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि उत्पादन जो था वो काफ़ी बढ़ा और उत्पादन बढ़ने से व्यापार और वाणिज्य में भी काफ़ी उन्नति हुई। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान से लोगों का संपर्क हुआ, व्यापारिक वृद्धि हुई। लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट जो था वो ये पड़ा कि आर्थिक संतुलन बिगड़ गया। यानी जिस लोगों के पास या जहाँ पे धन संपदा थी, जहाँ पे व्यापारिक उन्नति हो सकती थी के लिए पूंजीपति थे, उन पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी के बल के ऊपर जो था वो व्यापार को बढ़ाया, नई-नई मशीनें लगाई। लेकिन जहाँ पूंजीपतियों का अभाव था या धन की कमी थी, वहाँ इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ा। एक तरफ हम देखते हैं कि व्यापारिक उन्नति तो हुई, लेकिन दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी था जिससे इसको काफ़ी नुकसान भी हुआ। कई-कई जगह जो था वो बेरोज़गारी भी जो थी वो इससे फैली थी। और उत्पादन के लिए आपको पता है कि पहले जहाँ पे कई लोग कार्य किया करते थे, वहाँ पे अब मशीनों का इस्तेमाल होने से कुछ लोगों के स्थान के ऊपर एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होने लगी, जो मशीनों को चला सकता था। मशीनों को चलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता थी। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं बेरोज़गारी भी फैली और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। और क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा जो नगर थे, उनका अधिक विकास हुआ। जहाँ पे शहरी क्षेत्र जो था, वहाँ पे इस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव जो था वो अधिक देखने को मिला और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसका प्रभाव कम रहा या इसका परिणाम सकारात्मक कम रहा। ग्रामीण क्षेत्र के जो कुटीर उद्योग थे या जो छोटे उद्योग जो थे, उनको नुकसान पहुंचा। वो धीरे-धीरे समाप्त हो रहे थे क्योंकि वो मशीनों से बनने वाले उत्पादों से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। और बड़े-बड़े जो बाज़ार जो थे, उन बाज़ारों को राज्य के द्वारा संरक्षण मिल रहा था और औद्योगिक पूंजीवाद का विकास होता जा रहा था, यानी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर पूंजीपतियों का नियंत्रण जो था वो बढ़ता जा रहा था। दूसरा जो था वो क्या था कि राजनीतिक परिणाम क्या निकला कि राजनीति के अंदर लोकतंत्र की मांग बढ़ी। लोकतंत्र का मतलब कि ऐसा शासन व्यवस्था जिसके अंदर जनता की अधिक से अधिक भागीदारी हो। यानी आप पढ़ते हो, लोकतंत्र वाला लेसन भी आपने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, कि लोकतंत्र को हम किसको कह सकते हैं कि जो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा जो जो शासन व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। और ये परिभाषा जो थी वो किसने दी थी, अब्राहम लिंकन ने दी थी। सबसे सटीक परिभाषा जो थी वो लोकतंत्र की मानी जाती है। तो इस औद्योगिक क्रांति के बाद में लोकतंत्र की मांग जो थी वो काफ़ी बढ़ रही थी और मध्यम वर्ग की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। मध्यम वर्ग कौन सा होता है? मध्यम वर्ग जो वकील है, डॉक्टर है या जो बीच का जो वर्ग होता है, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं या राजनीतिक इच्छाओं की विकास हो रहा था। उनके अंदर नई-नई इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी। और औद्योगिक क्रांति से औपनिवेशिक स्पर्धा की शुरुआत हुई। औपनिवेशिक स्पर्धा का मतलब कि अब हर देश जो था वो अपने नए-नए उपनिवेश बनाना चाह रहा था, ताकि अपना जो उत्पाद है उसको वो वहाँ पे बेच सके। जैसे भारत जो था वो इंग्लैंड का क्या था, एक उपनिवेश था। यानी जब इंग्लैंड का भारत जब गुलाम था, तो इंग्लैंड भारत जो था वो क्या हो गया, इंग्लैंड का एक उपनिवेश हुआ। तो इस औद्योगिक क्रांति की होने से हर विश्व के जो अन्य देश थे वो भी अपने अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करना चाह रहे थे, ताकि वो वहाँ से कच्चा माल ले सकें और साथ ही साथ अपना जो तैयार माल है, उस तैयार माल को वहाँ पे बेच सकें, यानी बाज़ार उनको उपलब्ध हो सके। फिर औद्योगिक क्रांति से नए-नए श्रमिक संगठन बने। श्रमिक जो थे वो उन्होंने मिल कर के अपनी संगठन बना लिए अपने, और अपनी मांगों को लेकर के जगह-जगह जो थी वो कई जगह हड़तालें भी होनी शुरू हुई। उन्होंने आंदोलन भी जो थे वो करने शुरू किए। ये सब चीज़ें जो थी वो आप देखते हो कि जो औद्योगिक संस्थान होते हैं वहाँ पे जो श्रमिक होते हैं वो अपना एक संगठन बना लेते हैं और अपनी मांगों के लिए या अपनी मांगों की पूर्ति के लिए समय-समय पे आंदोलन भी करते हैं। फिर बात आती है कि सामाजिक परिणाम क्या निकले, यानी समाज के अंदर क्या-क्या परिवर्तन आए। तो समाज के अंदर परिवर्तन ये आया कि नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, यानी नया मध्यम वर्ग जो था वो उदय हो रहा था। और समाज के अंदर जो नैतिक मूल्य है उनके अंदर गिरावट आ रही थी। नैतिक मूल्य का मतलब कि
जो नैतिक रूप से सही है, या हम ये कह सकते हैं कि जो सही होना चाहिए उससे लोग हट करके केवल लाभ के लिए कार्य कर रहे थे। तो उनकी नैतिकता जो थी वो क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। संयुक्त परिवार प्रथा जो भारत का आधार थी वो भी टूट रही थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो थी वो आपको पता है कि नगरों के अंदर अधिक विकसित हुई, या नगरों में उसका प्रभाव जो था वो अधिक था। इसलिए लोग कार्य करने के लिए, रोजगार के उद्देश्य से जो थे वो शहरों की तरफ जा रहे थे। नगरों का विकास अधिक हो रहा था, लोग आधे गाँव में रह रहे थे, कुछ लोग शहरों में जा रहे थे। तो संयुक्त परिवार जो था वो क्या होता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था, टूटता जा रहा था। और नई संस्कृति का जन्म हुआ और मानवीय संबंधों में गिरावट आई। यानी हर व्यक्ति जो था वो केवल अपने लाभ या निजी हित के लिए कार्य कर रहा था। जो मानवीय संवेदनाएं जो थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। और शहरों में जो थे वो मजदूरों की संख्या जो थी वो लगातार बढ़ रही थी, और मजदूरों की संख्या बढ़ने के कारण वहाँ पे आवास की स्थिति ऐसी नहीं थी कि सबको अच्छा आवास मिल सके। इसलिए वहाँ पे फिर कच्ची बस्तियाँ या गंदी बस्तियों का भी जो था वो निर्माण हो रहा था। जिस तरह से आप देखते हो कि जो बड़े बड़े शहर आज भी हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, तो वहाँ पे जो झुग्गी झोंपड़ियों वाली जो बस्तियाँ हैं उनका निर्माण अधिक हो रहा था। अधिक संख्या में लोग वहाँ पे जा रहे थे, उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रही थी, तो वो अच्छे मकान भी नहीं ले पा रहे थे। इसलिए जो कच्ची बस्तियाँ या झुग्गी झोंपड़ियाँ या स्लम्स एरिया जो था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ये इसका सामाजिक परिणाम निकला। फिर है वैचारिक परिणाम, कि वैचारिक रूप से या विचारों में क्या परिवर्तन आया। विचारों के रूप से आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया। आर्थिक उदारवाद हम पीछे पड़ चुके हैं कि उदारवाद का मतलब कि व्यापारिक लेन देन जो था उसके अंदर रियायतें दी गई, उसमें छूट दी गई, ताकि व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। विभिन्न देशों में आर्थिक जो व्यापार जो थे उनकी समृद्धि के लिए कार्य किया जा रहा था, और समाजवाद का जो था वो उदय हुआ। तो ये कुछ परिणाम थे औद्योगिक क्रांति के। तो हमारा ये जो लेसन है वो यहीं पे समाप्त होता है, और हमारा सिलेबस भी लगभग समाप्त हो चुका है। किसी के कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि इस लेसन में केवल औद्योगिक क्रांति है। बाकी भी हम हिस्ट्री के और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सारे लेसन भी कर चुके हैं। और किसी भी बच्चे के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। अब हम इसकी रिवीजन शुरू करेंगे, उसका शेड्यूल हम आगे बना लेंगे। ओके, गुड बाय।